फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पोइट्री का 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। इसके रचयिता है कुंवर नारायण जी। तो हम लोग हर बार की तरह चैप्टर को पढ़ने से पहले कुंवर नारायण के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का जन्म यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत लोगों को हिंदी नहीं आता है, तो जो अंक है वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो हम बता दे रहे हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक हिंदी साहित्यकार थे। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में रहे हैं। 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोगों को याद करना है कि उनको सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था और किसके लिए। 2005 के लिए 2009 में दिया गया था। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। वो ऐसी रचनाएं करते थे कि जिससे हम लोग अपने वर्तमान को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो इनका रचना है एक वृक्ष की हत्या, इससे हम लोग देख रहे हैं जो वर्तमान में हो रहा है वही लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ के लिए इनको ज़्यादा जाना जाता है। इनकी रचना में वर्तमान ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। इनकी रचना का कुछ कहना ही नहीं है, एक नाम दे ही नहीं सकते। इनकी रचना का अनुमान हम जितना लगाए उतना ही कम है। इनके द्वारा जो रचना लिखा रहता है उसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते ये कब का लिखा हुआ है। ये तो वर्तमान में चल रहा है। ये जिस तरह की कविताएं लिखते थे, अभी आप लोग कविता पढ़िएगा तब जानिएगा। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इसके चलते जहां उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता आई, वहीं वे प्रयोगधर्मी भी बने रहे। उनकी कविताओं कहानियों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इनके बहुत सारे कहानी कविताओं का भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तनाव पत्रिका के लिए उन्होंने कवाफी तथा ब्रोखेस की कविताओं का भी अनुवाद किया है। तनाव पत्रिका के लिए, इनका पत्रिका कौन सा था, तनाव नाम का था। उन्होंने कवाफी तथा ब्रोखेस की कविताओं का भी अनुवाद किया है कुंवर नारायण ने। तो चलिए अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। कवि कहते हैं उस वृक्ष के बारे में कि अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। चौकीदार मतलब पहरेदार, जो पहरा देता है, और तैनात मतलब हमेशा तैयार। कवि कहते हैं कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को वहां न देखकर सोच विचार में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था। जब कवि अब की बार लौटे अपने घर तो वह वृक्ष वहाँ नहीं था, क्योंकि जब कभी भी कवि घर आता था तो वह उस पेड़ को चौकीदार यानी कि पहरेदार जो पहरा देता है उसी की तरह हमेशा तैनात पाते थे। तो उसी को कवि कह रहे हैं कि अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था, जो हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। आगे कवि कहते हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बल बूता। सख्त मतलब होता है कठोर, सख्त मतलब कठोर। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वह वृक्ष अधिक दिनों के होने के कारण उसका जो शरीर था, उसका जो चमड़ा था वह पुराना हो गया था। उसका शरीर का चमड़ा पुराना हो गया था। इससे यह पता चलता है कि वह अपना हरापन खो चुका था। आखिर हम पेड़ को पुराना और नया कैसे बोल सकते हैं? जो हरियाली से परिपूर्ण हो उसे क्या बोलेंगे? नया पेड़ है, नए चमड़े का पेड़ है। और जो अपना हरापन खो चुका हो, अपनी फूल पत्तियां खो चुका हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुराने चमड़ा।
पुराना चमड़ा, उसका जो शरीर पुराना चमड़ा का हो गया था, यानी कि वो अपना हरापन खो चुका था बहुत दिनों के होने के कारण। वही सख्त जान जो हमेशा तैनात रहता था, एक पगड़ी फूल, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल से डाल एक पगड़ी फूल पत्तीदार। डाले उसकी जो डालें थीं वो सूख गई थी, पत्ते झड़ गए थे। राइफल जैसी एक सूखी डाल बस बची थी। राइफल जैसा लंबा होता है, ठीक उसी के जैसा एक सूखी डाल जो होता है वो बचा था। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। एक पगड़ी कहने का मतलब है, लेकिन पेड़ का जो ऊपरी भाग यानी कि जिसको हम लोग फुनगी बोलते हैं, वो फूल पत्तों से युक्त था, जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था, पगड़ी के समान दिखाई पड़ता था। कवि उस पेड़ के बारे में बता रहे हैं। पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बल बूता। पाँव यानी कि उसके जड़ों में फटा पुराना जूता था, यानी कि जड़ों में वही पुराने जो जड़ें थी वो पुरानी हो गई थी, उसी को कवि बोल रहे हैं कि फटा पुराना जूता। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा हो गया था। चरमराता लेकिन अक्खड़ बल बूता, लेकिन अक्खड़ मतलब बल, उसमें मजबूती थी, लेकिन आंधी तूफान से लड़ते भिड़ते विपरीत परिस्थिति में भी अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय देते हुए डटा रहता था। वह विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत बनाए डटा रहता था। वहाँ तात्पर्य यह है कि हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ बिना भय और बिना डर के बहादुर के समान वहाँ। आगे कवि कहते हैं, धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। चौकन्ना मतलब सतर्क, सावधान। वर्दी कहने का मतलब है उसका जो पोशाक था। कवि कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह अपनी खाकी वर्दी में चौकन्ना यानी कि सावधान रहता था। खाकी वर्दी कहने का मतलब है कि उस पेड़ का जो छाल था, जो चमड़ा था, उसके नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। इसी को कवि खाकी की संज्ञा दिए हैं। आप लोग भी बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, तो जो पुराना चमड़ा का होगा, जिसका चमड़ा नष्ट हो गया होगा, तो वो हल्का पीला दिखाई देता है, देखे ही होंगे, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी समझने में। आगे कवि कहते हैं कि दूर से ही ललकारता कौन। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो पूछता दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, ये कवि कह रहे हैं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। कवि कहते हैं कि जब वह उस बूढ़े वृक्ष के समीप पहुंचते थे तो दूर से ही वह बूढ़ा वृक्ष चौकीदार के समान सतर्क यानी कि सावधान करते प्रतीत होता था। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है कि तुम कौन हो, ठीक उसी तरह वह बूढ़ा वृक्ष भी कवि से जानना चाहता है तुम कौन हो। तब कवि मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। तब कवि भी उसका दोस्त बताते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठ जाते थे। पल भर को उस पेड़ की शीतल छाया में बैठ जाते थे, अपने को दोस्त बताते हुए। कवि उस पेड़ को अपना दोस्त मानते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारा। आगे कवि कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। दरअसल मतलब वास्तव में। कवि कहते हैं कि हमारे संदेह में, हमारे अंदेशों में शुरू से ही एक जानी दुश्मन था, जिसने इस वृक्ष को काट दिया। एक वृक्ष की हत्या हो गई। घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहते हैं कि हमारे आसपास के लोग एक पेड़ को तो काट दिए, उस वृक्ष को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन अब हम संकल्प लेते हैं कि हमें घर को लुटेरों से बचाना है, हमें घर को लुटेरों से बचाना है। कवि ये संकल्प लेते हैं। देश को बचाना है, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर कौन था? नादिरों यहाँ पे कवि नादिर शाह को कह रहे हैं। नादिर शाह एक आक्रमणकारी और लुटेरा था, तो कवि उसी को कह रहे हैं कि नादिर शाह जैसे लुटेरों से हमें शहर को बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, देश के दुश्मनों से हमें देश को बचाना है। कवि ये संकल्प लेते हैं कि
कि हम पेड़ तो नहीं बचा पाए, लेकिन हमें देश को बचाना है, हमें शहर को बचाना है नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों से और लुटेरों से। आगे कवि कहते हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कवि कुंवर नारायण पर्यावरण, मनुष्य तथा सभ्यता के विनाश होने से बचाने का उद्घोष करते हुए कहते हैं कि वह प्रदूषित पर्यावरण से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से निजात पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित रहेगा तो इससे विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे सांस लेने में दिक्कत, विभिन्न तरह के रोग फैल जाएंगे। तो कवि कहते हैं कि हमें इससे निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को सूखने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से, हवा को अति गर्म होने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से तथा भोज्य पदार्थ को दूषित होने से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी। हमें ये पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के रक्षा के बिना जीवन की सुरक्षा संभव नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि कह रहे हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, हमें जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। मरुस्थल में क्या रहता है? सिर्फ बालू ही बालू, दूर दूर तक बालू ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। हमें जंगल को बचाना है ताकि वह मरुस्थल ना हो। आजकल तो लोग सिर्फ काटना जानते हैं, लगाना तो जानते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। हमें एक के बदले 2 पेड़ लगाना चाहिए। तो कवि उसी को कह रहे हैं कि हमें बचाना है, और ये नहीं है कि एक के बचाने से होगा, हम सबको बचाना है। वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस टाइम का बात करें, हमें भी रक्षा करनी चाहिए अपने पर्यावरण की, अपने प्रकृति की। हमें एक के बदले 2 पेड़ लगाने चाहिए। कवि पेड़ पौधों की रक्षा हो ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। कवि यही कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा हो ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, नहीं तो मानव जीवन के अंत के साथ साथ सभ्यता का अंत होना निश्चित है। आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।